स्टूडेंट्स ऑफ एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स, आज हम इस हिंदी वर्जन लेक्चर 1 पार्ट 1 में सीखने जा रहे हैं ट्रांसलेशन बेस्ड ऑन एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस। स्टूडेंट्स, जब हमें हिंदी सेंटेंसेस में एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेजेस दिए गए होते हैं तो हमें केवल एक ही स्ट्रक्चर याद रहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, मेन वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर जो बचे बाद में लगाना है। अब सवाल है कि जो बचे क्या होता है। इस जो बचे के अंदर एडवर्ब आता है और कई बार हम एडवर्ब को गलत जगह लगा जाते हैं और कई बार एडवर्ब आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद, वर्ब से पहले, कई बार बिगिनिंग में, कई बार लास्ट में भी लगाना होता है, जो कि जनरली पढ़ाया नहीं जाता है। आइए आज हम इस कमी को दूर करेंगे। सबसे पहले हम पहचानना सीखेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब कहाँ, कब, कैसे और क्यों के क्वेश्चन करने के बाद, जो कि आप देख सकते हैं पहली लाइन में, आप पहचान सकते हैं एडवर्ब को। जब आप पूछते हैं कहाँ, तो इन इंडिया आंसर हो सकता है। जब आप पूछें कैसे कैसे करके, तो आप कहेंगे कैसे कैसे करके, किसी भी तरह से, सम हाउ, एनी हाउ, समवेयर, बहुत समय बाद, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इस तरह से, नेवर, ऑलवेज करके, ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं एडवर्ब्स के। तो ये आपके एडवर्ब्स हैं। तो हमने सीखा कि व्हेन, वेयर, हाउ, वाई के जितने भी आंसर्स होते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं। अगर एक वर्ड में है तो एडवर्ब्स हैं, दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स में हैं तो वो एडवर्ब फ्रेजेस हैं। आइए अब सीखते हैं कि अगर ये कई सारे एडवर्ब्स एक साथ आ जाएं, प्लेस वाला, प्रकार के तरीके वाला, स्थान वाला, या आप कहें कि समय वाला, तो कौन सा कहाँ लगाते हैं। तो आप जान लीजिए, सबसे पहले आप प्रकार बताने वाला हाउ लगाते हैं, फिर आप कारण लगाते हैं, फिर आप स्थान वाला वर्ड लगाते हैं और फिर आप एडवर्ब लगाते हैं जो टाइम आपको बताता है। ये आपका वो सीक्वेंस है। जब आपको एक से ज़्यादा वर्ड्स आ जाएं तो आप उनको किस तरह से किसके बाद लगाते हैं। आइए अब देखते हैं ट्रांसलेशन। हमारी ट्रांसलेशन है कुछ समय बाद ही वर्षा होने लगी। तो कुछ समय बाद ही हमारा एडवर्ब है। वर्षा होने लगी, इट स्टार्टेड रेनिंग। इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश होने लगी। अब कुछ समय बाद ही की जो इंग्लिश है हमने शुरू में लगाई है। आमतौर से स्टूडेंट्स इसको सेंटेंस के बाद में लगाते हैं। तो इट स्टार्टेड रेनिंग आफ्टर अ शॉर्ट वाइल। स्टूडेंट्स, जब भी आप कभी टाइम को शो करने वाला, रिप्रेजेंट करने वाला एडवर्ब, आई मीन टू से एडवर्ब ऑफ टाइम, बिगिनिंग में यदि आप लगाते हैं तो आपको कॉमा ज़रूर लगाना है और ये बिगिनिंग में भी चल जाता है। तो आज आपने सीखा कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ही काफ़ी नहीं है, बल्कि सब्जेक्ट से पहले बहुत कुछ आ सकता है। दूसरे सेंटेंस में किस प्रकार, किसी प्रकार, कैसे कैसे करके उसने प्रोजेक्ट पूरा किया। तो यहाँ पर कैसे कैसे जो है क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर रहा है, ये बता रहा है मेहनत करने वाले के जुझारूपन को कि कैसे कैसे करके, कितनी मेहनत करके। तो उसको रिप्रेजेंट किया गया है समहाउ वर्ड से, और समहाउ को हमने बिगिनिंग में लिखा, समहाउ ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट। और आप समहाउ को बाद में भी लिख सकते हैं, ही कंप्लीटेड हिज प्रोजेक्ट समहाउ। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो बिगिनिंग में भी आ सकते हैं बिना कॉमा के, कुछ ऐसे हैं जो बाद में भी आ सकते हैं। बट एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे एडवर्ब अगर आप लगाएं तो उनको बिगिनिंग में लगाने में आपको कॉमा लगाना पड़ता है। वह बहुत ही कम इधर आता है। बहुत ही कम मीन्स रेयरली के सेंस में हम जा रहे हैं, तो हमने यहाँ पर सेल्डम चुना और लिखा ही सेल्डम कम्स हियर। अब ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे तो हमें आता है। तो हम आपको यहाँ पर एक नई बात बता दें कि सेल्डम अगर हम बिगिनिंग में लिखें तो भी सेंटेंस सही होगा, बस बात इतनी होगी कि सेल्डम के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब पहले लानी पड़ेगी। स्टूडेंट्स जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले देखते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये इंटरोगेटिव है, जबकि ऐसा नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है। तो आपका आंसर ही सेल्डम कम्स हियर और सेल्डम डज ही कम हियर दोनों सही हैं। सेल्डम अगर आप पहले लगाते हैं, अर्थात वह एडवर्ब जो बाद में लगता है या सेंटेंस के बीच में लगता है नोट के प्लेस पर, यदि आप उसे बिगिनिंग में लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले साथ में लगानी शर्त है। अब अगला सेंटेंस है, वह कभी ऐसा नहीं बोलेगा, ही विल नेवर से सो। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरह नेवर हमने पहले लिखा तो विल हमें पहले लाना पड़ा सब्जेक्ट से। तो नेवर, विल ही से सो, दोनों सेंसेस इक्वल हैं, दोनों का ट्रांसलेशन एक है, केवल स्ट्रक्चर डिफरेंट है। वह इतनी तेज दौड़ा कि अपने मुकाबलाकर्ता से, अपने प्रतिद्वंद्वी से आगे निकल गया। ही रैन सो क्विकली, इतना तेज दौड़ा, सो क्विकली इज एडवर्ब हियर, यहाँ पर एडवर्ब है और बाकी का सेंटेंस है, बाकी की क्लोज में, दैट ही ओवरटुक हिज राइवल। अब वही रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। सो क्विकली अगर हम बिगिनिंग में लगाएं तो सीधी सी बात है, टू
कि डिड पहले आ जाएगी और फर्स्ट फॉर्म अंदर रह जाएगी सब्जेक्ट के बाद। तो सेंटेंस नंबर आपके सेल्डम वाले की तरह से 3 की तरह से और 4 की तरह से आपने सो क्विकली पहले भी लिख सकते हैं। आपने लिख लिया सो क्विकली डिड ही रन और बाद का सेंटेंस एज इट इज़ रह सकता है। दोनों सही हैं। आइए सेंटेंस नंबर 6 पर। जैसे ही टीचर आते हैं बच्चे शांत हो जाते हैं। अमूमन आमतौर से स्टूडेंट्स इसकी ट्रांसलेशन इस तरह से करते हैं कि एज सुन एज द टीचर कम्स। हमने यहाँ एज सुन एज का यूज़ नहीं किया, हमने यहाँ पर यूज़ किया है नो सूनर का। हमने नो सूनर लगा करके डज लगाया है पिछले एग्जाम्पल्स की तरह से। मैं आपको बता दूं कि हम इस सेंटेंस को इस तरह भी लिख सकते हैं, द टीचर नो सूनर कम्स, और उसके बाद देन लगाना बहुत ही एसेंशियल है, आवश्यक है। तो स्टूडेंट्स, आमतौर से हमारी निगाह के सामने जो सेंटेंस आता है वह सेंटेंस होता है नो सूनर डज। तो याद रहे नो सूनर चूंकि एडवर्ब है तो ये टीचर के बाद भी लगाया जा सकता है, और जब आप इसे टीचर के बाद लगाएंगे, आई मीन सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि फिर आप डज नहीं लगाते, फिर आप लिखते हैं द टीचर नो सूनर कम्स, और जब पहले लगाएंगे तो फिर डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पहले ले आएंगे। डू होगा या डज, जो भी सब्जेक्ट हो आपका उसके अनुसार आप पहले ले आइए। तो हमारी फाइनल ट्रांसलेशन है नो सूनर डज द टीचर कम देन द स्टूडेंट्स कीप साइलेंट। आइए सेंटेंस नंबर 7 में। इस कार्य को आप समझदारी से यहाँ पर कल पूर्ण करेंगे। अब हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कि हमारे एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एडवर्ब हैं समझदारी से, वाइजली, यहाँ हियर, और कल आने वाला टुमारो। तो अब हमें 3 एडवर्ब एक साथ लगाने हैं। अब तीनों एडवर्ब को एक साथ लगाने के लिए आप ये समझ लीजिए, आपको एक रूल पढ़ाया गया था कि पहले आप हाउ का आंसर लगाते हैं, फिर वाई का, फिर वेयर का, फिर वैन का। तो इसी क्रम में हम यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। यू विल डू दिस वर्क, पहले हाउ, इन व्हाट वे, वाइजली, दूसरा वेयर, हियर, एंड द आंसर ऑफ वैन, टुमारो। दिस इज, ये आपका एक सही सीक्वेंस है इन एडवर्ब्स को यूज़ करने का। अब हमारा सेंटेंस नंबर 8, कल आप घर गए थे। बड़ा आसान सा देखने में सेंटेंस दिखता है, और इसकी ट्रांसलेशन जैसे ही हम ये हिंदी सुनते हैं हमारे दिमाग में आती है यू वेंट होम यस्टरडे, यू वेंट होम यस्टरडे। जबकि हमने इस वाले स्ट्रक्चर में लिखा यस्टरडे यू वेंट होम। तो आपको याद आ गया होगा कि जब भी आप एडवर्ब ऑफ टाइम बिगिनिंग में लगाते हैं आपको कॉमा लगाना पड़ता है। अगर आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो फिर आपको डिड यू गो करना पड़ेगा सेंटेंस नंबर 3 की तरह से। यही सेंटेंस इस तरह से भी लिखा जा सकता है यू यस्टरडे वेंट होम। जनरली स्टूडेंट्स हेल्पिंग वर्ब के बाद, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की तैयारी करते हैं, लेकिन हमने पहली बार सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में यस्टरडे डाल दिया, जो आपने कभी देखा नहीं होगा। जी हाँ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हमने इस यस्टरडे से पहले, क्योंकि हमने एक बिल्कुल ही ऑकवर्ड प्लेस पर लगाया है, तो शुरू में भी कॉमा डाला है, बाद में भी कॉमा डाला है। इस स्टाइल को पैरेंथेसिस कहते हैं। तो हमारा ट्रांसलेशन हो गया यू वेंट होम, यू कॉमा यस्टरडे वेंट होम। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे तीनों सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आई होगी। इस पर बेस्ड एक्सरसाइज के लिए या इस वीडियो के लिए जो भी क्वेरीज और क्वेश्चंस आपके माइंड में हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं। आपके आंसर्स पूरे सेटिस्फैक्ट्री वे में दिए जाएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एंड कीप ऑन वॉचिंग टू गेट योर सेल्फ अपडेटेड विद लिटरेचर एंड ग्रामर। थैंक्स।